भाजपा की बी टीम है या इस तरह की बात करते हैं। कई बार प्रत्याशियों को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी या वैसे जो नई पार्टियां होती हैं उनकी पार्टियों पे वोट कटवा शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों के दोनों जो है गैर संवैधानिक इस तरह की बात करते हैं। आप अपने में सुधार करिए कि आपकी क्या दिक्कतें हैं। आप उसे आप BCDEF ये टीमें करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आप इसका मतलब है कि भारत की डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। किसी आदमी का भी लोकतंत्र है, अगर उसका मन भी है चुनाव लड़ने का तो वो भी चुनाव में जाए, और चुनाव में जाने की उसकी उसमें ये बल हमारा संविधान देता है कि वो सब लोग चुनाव में जाए। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। 8 तारीख को हरियाणा विधानसभा का रिजल्ट आ गया। भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन उससे पहले जो कई पार्टियों ने दावे किए थे कि भाई कांग्रेस आएगी, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी थी, क्या वो सच हुआ? और जहां तक बात की जाति समीकरण की, जो कि किसी भी चुनाव में जाति जो है अहम भूमिका निभाती है, और जहाँ तक बात है, क्योंकि हम लोग दलित टाइम्स में हैं और दलितों की क्या भूमिका रही है और इस पे सबसे बेहतर बात कौन कर सकता है जो जाति के मुद्दे उठाता हो या जातियों पे काम करते हो। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं ये हैं सुनील कश्यप जी, जो कारवां के रिपोर्टर हैं, जो जाति समीकरण पे काम करते हैं, जातिवाद के मुद्दे उठाते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि हरियाणा इलेक्शन में इन्होंने क्या सोचा था और क्या हुआ, जाति समीकरण काम आई या नहीं आई, क्या लगता है आपको? स्वागत है आपका। नमस्ते शिखा जी। देखिए, ये तो था कि ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में ये चुनाव हो रहा था, और ये था कि माना जा रहा था कि इस पूरे चुनाव में कि अब बीजेपी की वैसी लहर नहीं रही है, वैसी वेव नहीं रही है जैसे कि इस लोकसभा इलेक्शन से पहले कुछ चुनाव में हुआ करते थे। वो सारी की सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इसमें बहुत बेटर की, और उसका एक सीधा सीधा मामला था कि बीजेपी ने एक जाति कॉम्बिनेशन इस पूरे चुनाव में बनाया था। उसने जो है इस पूरे मूवमेंट को जाट और नॉन जाट मूवमेंट में बदला, जिसका उसको लाभ भी मिला। तो ये तो है कि ये इस पूरा चुनाव हरियाणा का इस बार जो है जाति पे पूरी तरह टिका रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि जाट और नॉन जाट की जो बात थी, लेकिन जब दलित की भूमिका कहते हैं कि जाट के बराबरी दलित की संख्या थी, तो दलितों ने किसे, मतलब जिस तरीके से कांग्रेस ने लहर बनाया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी की वोट कटेंगी, तो ऐसा क्या हुआ, बीजेपी बाजी मार गई? देखिए, एक चीज़ थी इसमें पूरा का पूरा कि आप एक चीज़ समझिए कि 2019 में दलितों की जो सुरक्षित सीटें थी, बीजेपी 5 सीट जीतती है, लेकिन 2024 में क्या होता है कि वो 8 सीट जीतती है, कि उसकी 3 सीट बढ़ी है। इसका मतलब है जाहिर है कि दलितों ने उसको वोट ज़्यादा दिया है, और उसका इम्पैक्ट इन्हीं 8 सीटों पे नहीं, उसको जो और सारी सीटें मिली हैं उन पे भी दिखाई देता है कि उसका हुआ है। इसमें एक बड़ी वजह ये थी कि नायब सिंह सैनी ने एक फैसला लिया था, जो कि विधानसभा इलेक्शन जब घोषणा हो चुके थे तो वर्गीकरण के सवाल पे एक फैसला लिया था उन्होंने, कि हम जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दलितों का जो आरक्षण को बांटेंगे, तो उसको एक फैसला लिया था। हालांकि वो फैसला क्योंकि चुनाव घोषणा होने के बाद लिया गया था, तो फिर उसको जो है उसको चुनाव आयोग ने उस फैसले पर रोक लगाती थी, नहीं तो वर्गीकरण के दलितों के मामले में हरियाणा पहला स्टेट होता। तो उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने वो जो सारी जाति थी दलितों की जातियों, उसको टिकट बंटवारे में भी आप बंजारे को पाएंगे, आप नट को पाएंगे, जो है आप बाजीगर को पाएंगे, आप वाल्मीकि को पाएंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। और इवन आप देखिए कि जो शैलजा जी के साथ में हुआ, बल्कि दलित टाइम्स ने तो उसको बहुत पुरजोर तरीके से दिखाया और कवर किया उन सारी चीज़ों को, उसके बाद भी एक बहुत असर था कि पूरा का पूरा, क्योंकि देखिए इन जातियों का सबसे पहला मुद्दा है सम्मान, और ये अपने सम्मान के साथ अपने नेताओं के भी सम्मान की बहुत फिक्र करते हैं, और कई बार इनके मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई पे वोट ना जाके सम्मान के सवाल पे वोट चले जाते हैं। और आप ये भी समझिए कि बहन जी जब पहली रैली कर रही है तो उन्होंने सोनीपत में अपनी पहली रैली का नाम रखा सम्मान रैली, और इसका सीधे सीधे मैसेज था कि मतलब जो शैलजा जी के साथ हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें, और उन्होंने ऑफर भी किया था बहन जी ने, इस तरह का अपमान हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी, तो इन चीज़ों का असर होता है समाज में। हाँ, जैसे कि अभी जैसा कि मैंने अभी कहा और तमाम लोगों ने कहा कि प्रेडिक्शन लोग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुमत लाएगी ही लाएगी, और आपने अभी वजह भी दिया कि क्या 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 वजहें थी जिसकी वजह से उनको बहुमत, जैसे कि आपने कहा शैलजा जी का बहुत बड़ा मैटर था जिसको दलित समाज ने, मतलब दलित टाइम्स ने उठाया भी।
तो क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस से बेहतर भाजपा है, या दलितों के लिए, दलित जैसे भाजपा की तरफ गए हैं, कहीं ना कहीं गए तभी तो उनकी सीटें बढ़ी, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से बेहतर है भाजपा इस मामले में? नहीं देखिए, अब उस तरह का सवाल तो बड़ा ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। वो दोनों तो मतलब वो सारी की सारी चीज़ें हैं। सवाल होता है कि उनके पास ऑप्शन क्या था। हाँ। सवाल है कि उन्होंने अपना ऑप्शन चुना, उन्होंने बेहतर और नॉन बेहतर वाला मामला ही लिया कि उन्होंने ऑप्शन चुना। नहीं, अगर आप ऑप्शन की बात करें तो जैसे कि हम लोग भी पूरी दलित टाइम्स की टीम हर 22 जो जिले हैं हमने कवर किए, हम लोग गए अलग अलग विधानसभा में और हमने बातचीत की, तो वहाँ पे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनेलो और बसपा का गठबंधन है, तो बहुत ज़्यादा सीटें नहीं तो कम से कम 5 सीटें 6 सीटें जिस तरीके से थी, क्योंकि ऑप्शन उनके पास ये भी है कि इनेलो और बसपा का गठबंधन है तो कहीं ना कहीं दलित इस तरफ जाएंगे और जाट भी आएंगे, तो मतलब क्यों ऐसा हुआ कि उनके पास इतनी सीटें नहीं आ पाई बहुमत? देखिए, एक चीज तो थी इस बार आकाश आनंद ने और बहन जी ने एक मूवमेंट क्रिएट तो किया कि उस पूरे इलेक्शन में वो मूवमेंट बनाने में तो सफल हुए, इनोला की भी मदद मिली उसमें, लेकिन क्योंकि ये चुनाव बाइपोलर हो चुका था, ये 2 धड़ों में चुनाव बट ही चुका था और उनको लग रहा था कि मतलब वो कि कुछ बीच में फंस ना जाए, इसलिए कई बार लोग होते कि अच्छा उस तरफ जाने का, क्योंकि इधर जीत का उस तरह का होप नहीं था, बसपा के अंदर उस तरह का होप नहीं आ पा रहा था, तो ये एक बड़ी वजह हो जाती है कि जब किसी पार्टी में जीत की उम्मीद नहीं रहते तो वोटर फिर उसको वोट देता और थोड़ा सा डरता है। तो शायद दलितों के मन में भी एक डर था कि बसपा को वोट करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इस मामले में बीजेपी को चुन लेते हैं। अच्छा, ये चीजें जो माया बहन जी ने बताया था कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो हम एक दलित उप मुख्यमंत्री भी देंगे और मुख्यमंत्री भी दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें उस समय ऐसी लग रही थी बहुत इम्पैक्ट की हैं वहाँ की बिल्कुल, देखिए वो राजनीति तो में। सारी की सारी चीजें हैं, जैसे कि आप एक चीज देखिए कि एक तो हरियाणा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और हरियाणा की जो रिश्तेदारियां हैं वो उत्तर प्रदेश के लोग शामली में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में, मेरठ में और आपका जो है सहारनपुर में, उन सारे लोगों की है, यमुनानगर से लेके सोनीपत तक का वो सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने 2007 की बहन जी की सरकार देखी है कि उसने क्या क्या काम किए हैं और ये देखे कि सोनीपत की रैली में उन्होंने वो नारा भी लगाया, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है वो चीज़ें जो है वो जो है किया भी गया था। जब उनकी पहली सरकार आई थी 96 में, तो वो ज़मीनें 2 करोड़ ज़मीनें जो है 2 करोड़ एकड़ जमीनें दलितों को पट्टे किए गए थे। तो एक तो था कि एक होप तो था, मतलब वो एक था कि कुछ चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हरियाणा के पॉलिटिक्स में बसपा का के दलितों का वो चीज नहीं बन पा रही थी इम्पैक्ट नहीं था कि बसपा की तरफ वो जाए, वो क्योंकि जाए वो वाला मामला नहीं हुआ, तो क्योंकि उन्हें जो एक नहीं होता तत्काल में जो मोमेंटम आ गया था, उस मोमेंटम के खिलाफ में फिर सारी उनको चीजें बस ये था। आपको ऐसा लगता है कि उनको वहाँ के लोगों को, दलित हो या जो भी जाट नॉन जाट जो भी है, उनको ये था कि बस भाजपा को हराना है? एक और भी चीज है ना, जैसे कि दलितों में वहाँ पे देखिए जाटो और रैदासिया तो है, उसके बाद लेकिन बड़ा नंबर वाल्मीकियों का है, नट है, आपका जो है सपेरा है, बंजारा है, तो ये जो सारे के सारे लोग हैं, बाजीगर है, तो ये सारे लोग, ये सांसी है, होड है, उस तरह की जो जातियां थी, उनका रुख पहले से ही मतलब बीजेपी की तरफ दिख रहा था, क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट भी दिए थे। तो ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं उन सारे लोगों का आ रहा था। यहाँ तक कि आप देखिए कृष्णपाल पंवार अभी जीत के हैं, उससे पहले वो राज्यसभा सांसद भी थे वहीं पे, जो वाल्मीकि समाज के थे, और वो जो है उनको मंत्री भी रखा पहली सरकारों में। तो ये चीजें तो लगती है ना कि हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमारे लोगों को मंत्रालय मिलेंगे, तो वो एक भी कुछ काम कर रहे हैं। और दूसरा आप एक चीज और समझिए कि चुनाव से 4 या 5 दिन पहले जिंद में वाल्मीकियों ने एक बड़ी पंचायत की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, तो इन चीजों पे लोगों का ध्यान नहीं था, इन सारी चीजों पे। तो ये हो रहा था, ये सब भी ये चल अंदर अंदर चल रहा था, अंदर अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं शैलजा जी जो है बहुत बड़ा, हाँ मतलब ये सारी की सारी, देखिए क्या होता है कि एक मैं कांग्रेस नेता से ही बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि जो है हरियाणा के थे, ओपीसीसी के मेंबर थे हरियाणा के, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर ये अशोक तंवर को जो है 4 या 5 दिन पहले ले आते तो हो सकता था शैलजा जी भाजपा चले जाते।
ऐसे भी मूवमेंट क्रिएट हो रहे थे, मतलब इस तरह की भी चीजें हो रही थी। हाँ, क्योंकि ऑफर भी दिया जा रहा था और पुरजोर ऑफर हाँ दिया मतलब जा ये रहा तो खट्टर जी ने पूरे भरे मंच से हाँ, कहा था भरे कि मंच आप से कहा। आइए इस तरफ आइए, तो वो हाँ। सारी चीजें हो रही थी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जो प्रिडिक्शन किया था क्या वही एग्जैक्ट आपका प्रिडिक्शन था जो आज रिजल्ट है? नहीं देखिए, हम ये सोच रहे थे कि फाइट जो वहाँ की फाइट है वो उतनी आसान नहीं है जितनी मतलब बताई जा रही है, और बीजेपी उतनी कमजोर नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। उसके साथ बहुत सारी जातियां मौजूद हैं और उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि उनकी वॉइस कोई सुनना नहीं चाहता उनको। वो किसको वोट करेंगे कोई जानना नहीं चाहता। आपने मतलब क्योंकि जाट एक वोकल जाति है, उसके शोर में फिर बहुत सारी जातियों को सुना ही नहीं गया। अगर आप लोग दलित टाइम्स के लोग बहुत सारे दलितों के मुद्दे नहीं उठाते तो शायद उनकी भी वॉइसों को नहीं सुना जाता। Exactly. तो ये इस चीज का तो असर पड़ता है ना कि उनकी वॉइसों को कहाँ पे हाँ। जगह नहीं आ रही थी। एक आखिरी सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि बीएसपी जो इनेलो है उनका उतना इम्पैक्ट नहीं रहा हरियाणा में, या मतलब उस तरीके की प्रदर्शन नहीं रही जिस तरीके से उम्मीद किया जा रहा था। तो आगे या हाँ, आगे के चुनाव में, इलेक्शन में ऐसा क्या कर सकती है बसपा ताकि उनका ज्यादा इम्पैक्ट रहे, क्योंकि आप भी उस चीज को कवर कर रहे हो तो आप बिल्कुल बेहतर बिल्कुल, ये तरीके से। बहुत प्यारा सवाल है आपका। मैं एक बात आपको बता दूं कि देखिए वहाँ पे दो बड़े मतलब दो अलायंस थे, एक जेजेपी और आसपा का, और एक बीएसपी और इनेलो का। जी। एक चीज़ पूरी आप समझिए कि क्योंकि अभी की बार क्या था कि पूरे जाट मूवमेंट में जो हुआ है, पूरा जो किसान मूवमेंट हुआ, खिलाड़ी मूवमेंट हुआ, उन्होंने मन बना लिया था कि उनको किस तरफ जाना है। जी। ये पहले से तय हो चुका था। और कई बार क्या होता है कि एक जातियों के भी नेचुरल एलाई होते हैं जो प्रकृति उनको बनाती है। जैसे आप कभी, कल मान्यवर साहब की पुण्यतिथि थी, जी। मान्यवर साहब एक बात कहते थे। मान्यवर साहब कहते थे कि उन्होंने जब वो पार्टी बना रहे थे बसपा, तो उन्होंने दो कम्युनिटी का चयन किया था। उसमें पिछड़े थे और ये दलित थे और अति पिछड़े थे, और उनको वो कहते थे शोषित और सह शोषित, कि दलित शोषित है और अति पिछड़ा अशोषित जो है सह शोषित है। हाँ। ये उनका होता था। और बसपा ने क्या किया है कि बसपा ने अति पिछड़ों को छोड़ा है। और आप पहले भी जाएंगी, बसपा के जब हरियाणा के रिजल्ट आएंगे, जब वो 3-3 4-4 सीटें जीतती थी, तो उसमें प्रजापति जीत के आते थे, उसमें उनकी वो कास्ट जीत के आती थी, तो वो उनसे हटे हैं। और यूपी में भी उनसे वही लोग हटे हैं। तब से बसपा कमजोर हुई है, क्योंकि उनकी लीडरशिप अब बसपा में नहीं है। तो ये जो चीज़ थी, तो वो नेचुरल लाइन ही है। जब नेचुरल लाइन नहीं होते तो वोट भी नहीं आते आपको। और दूसरा, जाट वोट जो है पहले से तय कर चुका था कि उसको कहाँ जाना है। अच्छा, तो अब इस पे मेरा एक और सवाल आता है कि जब आपने सह शोषित कहा, जी। जो अति पिछड़े और जो पिछड़े हैं, उसमें से आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्ट कर रहा है? जैसे पहले बीएसपी का जो नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अब बदल दिया गया है, उससे भी कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, उससे जो है वो नारे का नहीं, लेकिन एक मैं इसमें एक बात है, मैसेज है ना एक, क्योंकि पहले एक बहुजन कम्युनिटी यानी कि ओबीसी एससी एसटी सारे पूरा लोग आ जाते थे, बनाते थे। और अब कहीं ना कहीं उसको बहुत मतलब ये कर दिया कि जो दलित जो एससी एसटी में है नहीं, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, अभी अगर बीजेपी जीत रही है तो आपको ताज्जुब होगा ये बात जान के कि वो मान्यवर कांचीराम के फॉर्मूलों पे जीत रही है। अच्छा। आप इसको रीड करिए, उनके चुनाव के टिकट को रीड करिए, उनके रिप्रेजेंटेशन को रीड करिए। ये सारे के सारे जो आज फैसले भाजपा ले रही है, ये सब कांचीराम साहब ने अपनी बसपा में लिए हैं, और ये उन्हीं का आइडिया है जो चुराया गया है। और इवन यूपी में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पीडीए की जीत भी ये वही बहुजन आइडिया है जो मान्यवर कांचीराम का था। तो अभी जो समय है वो मान्यवर कांचीराम के आइडिया का समय है। अब बसपा को उसको फॉलो करना चाहिए। बसपा अपने ही आइडिया से गायब हो रही है, कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह तो उसके लिए बस वही है, वो अपने आइडिया पे लौटेगी तो शायद वो फिर से उस जगह पे आ जाए। अच्छा, मोदी जी ने अभी एक बयान दिया है कि कांग्रेस जो है जाति पाति को बांट के लड्डू खाना चाहती है, यानी कि जाति को बांट रही है और आपको बेवकूफ बना रही है। तो आपको लगता है कि भाजपा बेवकूफ नहीं बनाती है जातियों में बांट के, या सिर्फ कांग्रेस बना रही है, या दोनों वैसी है? देखिए, वो सब के सब जो है टिकटों के मामले में तो जाति का वैसा ही करते हैं, और भाजपा तो उसमें ज्यादा ही कर रही है। अच्छा। क्योंकि प्रतिनिधित्व के सवाल पे जो जातियां उनके साथ आ रही है, तो वो तो लाती हैं। वो तो ये कहते हैं कि जिसको हम जिता कर नहीं ला सकते उसे हम सिलेक्शन में लेके आएंगे, जो इलेक्शन में नहीं आ सकता उसे सिलेक्शन में ले आएंगे। तो वो सारी की सारी चीजें तो वो करते हैं। जैसे उन्होंने वहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे केश कला बोर्ड बनाया, माटी कला बोर्ड बनाया, श्रम कल्याण बोर्ड बनाया, पुजारी कल्याण बोर्ड बनाया। ये हरियाणा में काम हो रहे थे,
जिसकी वजह से वो जातियां जुड़ी थी। जो जातियों को टिकट नहीं दे सकते थे, उन जातियों के लिए वो कोई ना कोई योजना लेके आ रहे थे। अच्छा, एक चीज है, हरियाणा में जब हम लोग भी गए तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं इनका सोच, मतलब आर्थिक रूप से बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कमजोर हैं हरियाणा में। ज्यादातर लोग राजनीतिक रूप से मुखर होके नहीं बोल पा रहे, जैसे यूपी बिहार में लोग बोल पा रहे, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज्यादा है बीएसपी का। तो वहां के लोगों से जब मैंने बात किया या हमारी टीम ने बात किया, तो उन्होंने यही कहा कि बीएसपी जो है वो ओरिजिन जो करती है, वो उसका ओरिजिन कहाँ है? यूपी। यूपी के जो दलित है वो भले आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मतलब अच्छी स्थिति में ना हो, लेकिन मुखर रूप से बोल पाते हैं। तो ऐसा क्या करें, आप अपनी तरफ से एक राय दीजिए कि ऐसा क्या करें जो कि वहां के भी दलित मुखर होके बोल सके, या राजनीति के साथ वो अपना एक मतलब आगे कदम बढ़ाए या मुझे तो लग रहा है कि इस बार के चुनाव में तो मुखर ही रहे हैं वो सब के सब। हाँ, तो और ये चोट भी दिख रही है फिर भी उन्हें ये शिकायत है उसमें जो है कई बार क्या कि वो तो मान्यवर साहब भी कहते थे कि आप वोट की चोट करेंगे। हाँ, वोट की चोट देंगे। वोट की चोट देंगे तो मान्यवर साहब का बहुत बड़ा जो है। अब तो वो भी देखिए कई बार आपको जो है मान्यवर साहब के ही उन नारों से करना होगा, जैसे वो कहते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा, या वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो करते हैं। तो ये वोट हमारा राज तुम्हारा, ये अपने आप में बहुत पावरफुल नारा है। लेकिन उन लोगों को क्यों लगता है, हरियाणा के लोगों को, कि बीएसपी जो है वो इधर पे ज्यादा असर नहीं दिखा रही है? उनको ऐसा लगता है कि इधर ज्यादा ध्यान नहीं है उनका। बसपा का वही जो बसपा अपने कॉम्बिनेशन से, जैसे क्या होता है कि कौन से लोग हैं जो साथ बैठ सकते हैं, साथ खा सकते हैं, साथ चल सकते हैं। देखिए कई बार अवसर के साथ में लोग आपको आके वोट कर सकते हैं, एक बार दो बार वोट कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके साथ नहीं हो सकते, आपके आइडिया के लोग नहीं हो सकते। तो कई बार जैसे बसपा, अब देखिए बसपा पे एक बड़ा जब सवाल ही होता है, तो मैं बता दूं आपको, जैसे इस लोकसभा में बसपा ने नो डाउट कि मुस्लिमों को ज़्यादा टिकट दी, लेकिन उसके बाद उनके 19 लोकसभा टिकट जो है ब्राह्मणों को थे। ब्राह्मण आपके आइडिया का नहीं है, वो ठीक है आपके एक बार आ जाएगा तो। और कई बार यही हो रहा है कि आपके विधानसभा लोकसभा में ज़्यादा टिकट ब्राह्मणों को चले जाते हैं, वो आपके आइडिया का वोटर तो है नहीं, इसके आइडिया की पार्टियां दूसरी है, तो वो वोट वहीं जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। एक सवाल और उठता है, जब आपने ब्राह्मणों को टिकट देने की बात कही, तो लोग कहते हैं कि बीएसपी जो है वो सिखाती है राजनीति। वहां पे कोई भी नए आते हैं, उनको टिकट मिलता है, चाहे वो अपर कास्ट के होते हैं, वो आते हैं और सीखते हैं, और फिर सीख के फिर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा आपको लगता है कि वो जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो फिर अपनी पार्टी बदल लेते हैं, फिर वो अपना रंग दिखाते हैं? मैं इसके लिए एक आपको उदाहरण बताता हूँ। आप मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो शुक्ला थे अमेठी के। अमेठी के शुक्ला ने जो है 2014 में बसपा से चुनाव लड़ा, और वो करीब 1 लाख के आसपास वो वोट पाए वहाँ से, और राहुल गांधी उतने ही समथिंग वोट से चुनाव जीते थे। जब 2017 में भाजपा की सरकार बनती है, तो उसको वो राज्य मंत्री का दर्जा लेके पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, और फिर 2019 के इलेक्शन में उतने ही मार्जिन से जो है बीजेपी स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा देती। तो ये देखिए कि वो जो नज़र रखते कि किसके पास वोट है और किसको पार्टी में मिलाने से चीज़ें होंगी, तो वो बारीक नज़र बीजेपी रखी हुई है। और ये कोई चीज़ मुझे लग रहा है कई बार लोग इन बातों को पकड़ नहीं पाते कि उसने 14 में कितना वोट पाया, फिर 17 में सरकार आई, फिर पार्टी ज्वाइन कराई, उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, और फिर जो है उसने कितना इम्पैक्ट किया उस इलेक्शन में कि उसने 19 का इलेक्शन हरा दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सत्य हैं कि जो लोग कहते हैं आते हैं, सीखते हैं, और लेकिन ये तो बसपा को भी ध्यान रखना होगा ना कि वो किनको टिकट दे रही है, कि मतलब वो कल आपका टिकट वोट लेने के लिए आया और फिर लिया और फिर वो चला गया। अच्छा, एक और सवाल जो है, कई पार्टियां बोलती हैं, जैसे कि कई पार्टियां हैं वो बोलती हैं क्या, जो मायावती की जो पार्टी है बीएसपी पार्टी जो है, वो कहीं ना कहीं टीम बी की तरह काम कर रही है, भाजपा की टीम बी के लिए, वोट काटने के लिए। तो आपको इस पे क्या आपको लगता है कि ये सही वो लोग बोलते हैं? देखिए मैं बताऊं आपको कि जो लोग ये सारी बात करते हैं कि ये पार्टियां जो है भाजपा की बी टीम है या इस तरह की बात करते हैं, कई बार प्रत्याशियों को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी या वैसे जो नई पार्टी और इनकी पार्टियों को पे वोट कटवा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों के दोनों जो है गैर संवैधानिक चीज़ें हैं, क्योंकि हमने बहुदलीय बहुप्रत्याशी प्रणाली ही चुनी है,
और हमने कहा है कि ये अंतिम आदमी का भी लोकतंत्र है, अगर उसका मन भी है चुनाव लड़ने का तो वो भी चुनाव में जाए, और चुनाव में जाने की उसमें ये बल हमारा संविधान देता है कि वो सब लोग चुनाव में जाए। जब आप इस तरह की बात करते हैं, आप अपने में सुधार करिए कि आपकी क्या दिक्कतें हैं, आप उसे जीतिए। आप BCDEF ये टीमें करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आप इसका मतलब है कि भारत की डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। बी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बहन जी इसलिए नहीं बोलती हैं क्योंकि उन्हें डर है ईडी CBI का, इस तरीके की चीजें भी लोग बोलते हैं कि भाजपा के भी टीम के लिए काम कर रही है बहन जी की टीम, अब जो पार्टी है। इसके लिए तो मैं कभी बहन जी से बात नहीं किया हूँ या किसी से बात नहीं किया, तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकती कि उनको किस बात का डर है कि नहीं है। लेकिन उनकी पॉलिटिकल का जो मैं मानता हूँ, उनकी मैंने हमेशा जब से मैं होश संभाला उनकी राजनीति देखा हूँ, उनका नेचर वैसा ही रहा है पॉलिटिक्स में हमेशा, उससे अलग उनका नेचर कभी नहीं रहा। वो बहुत ही कम बात करती है, मीडिया में बहुत कम आती है, वो चुनाव के समय अक्सर सभाएं करती है। उनका जो अपना कैडर कैंप है वो अपना इसी तरीके से करती है, वो पहले भी करती थी हमेशा। इलेक्शन में जो आपने देखा अपने नजरिए से, वो आप अपनी तरफ से क्या हमारे व्यूवर को कहना चाहेंगे, जो आपको देख पा रहे हैं, जो आपको सुन पा रहे हैं, वो आप एक बार अपनी तरफ से बोल दीजिए, जो भी आपकी जो समझ बूझ रही है। नहीं, मतलब वही है कि मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो अनवॉइसलेस है, जो अनसीन लोग हैं, जो अनवॉइसलेस लोग हैं, उनको आप नज़रअंदाज ना करें। जब आप रिपोर्टिंग करने जाएं, जब आप उनसे जाए तो उनके भी मनों का हाल, उनके भी मुद्दे, उनके क्या अपने मुद्दे हैं, क्योंकि सारे मुद्दे सबके नहीं होते, और उनके और सबके मुद्दे बहुत अलग अलग होते हैं। हर जाति के मुद्दे अलग होते हैं, हर जाति का एरिया भी अलग होता है, तो उसको आप नज़रअंदाज करेंगे तो शायद ये सारी दिक्कतें होगी, कि इसलिए हम सही से चीज़ें भाप नहीं पाएंगे, कि हवा हमें लगेगी कहीं और चल रही है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी में, क्योंकि अक्सर सभी को कहता हूँ मैं, जो है मैं बता दूं कि एक बार एक राजा ने अपने बेटे को जो है जंगल भेजा कि तुम जाओ और पशु पक्षियों की आवाज़ सुन जाओ। जब वो जंगल गया तो पहली बार उसने शेर की, हाथी की, जो भी जानवर तेज तेज बोल सकते थे, उन सब की आवाज़ सुनी। जब तक वो सांप के फुफकारने तक की आवाज़ नहीं सुन लिया, तब तक उसको उसने लगातार 10 साल तक भेजा। तो उस राजा ने कहा कि देखो, जो बोलते हैं उन्हें तो सब सुन लेते हैं, लेकिन एक राजा का काम है कि वो उनको भी सुने कि जो बोल नहीं पाते हैं। तो हम सारे लोगों का ये काम बनता है कि जो बोलते हैं उन्हें तो सब सुन लेते हैं, चिल्लाने वालों को तो सब सुनता है, लेकिन जो बोल नहीं पाता है, आपको उसके मन का भी हाल जानना पड़ेगा। बहुत अच्छी कहानी कही आपने। बहुत मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एज ए मीडिया कंपनी, एज ए आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या पॉलिटिक्स से आप कोई नेता हैं, विधायक हैं, तो आपको उन लोगों के पास जाके उनके मुद्दे जरूर सुनने चाहिए जो बोल नहीं पा रहे मुखर होकर। खैर, हालांकि हमारी बातचीत पे आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और हरियाणा के राजनीति में आपकी क्या समझ बूझ थी और आपने क्या अनुमान लगाया था, वो सटीक बैठा या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। धन्यवाद।